कंटिन्यू आगे क्लास को रन करते हैं। और देखिए, लुक एट द बोर्ड। अब हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां बिफोर दीपावली हॉलीडे हमने जहां छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और एक न्यू टॉपिक में स्टार्ट कर रहा हूँ, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का ही मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर ड्यूरिंग द year, ड्यूरिंग द year। अब इसका मीन क्या है? केवल रिटायरमेंट का ही केस नहीं है, यहाँ पे डेथ यूज कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर ईयर, हम जानते हैं कि अपना जो ईयर है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है या फिर 1 जुलाई से, बट बेसिकली जो अपना फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। अब ये कोई नेसेसरी नहीं है कि कोई भी पार्टनर एंड ऑफ द ईयर आई मीन वर्ष के लास्ट में ही रिटायरमेंट लेगा या पार्टनर के लिए ईयर के एंड में हो, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं। पार्टनर पहले भी बिजनेस से रिटायरमेंट ले सकता है, पार्टनर पहले भी बिजनेस से रिटायरमेंट ले सकता है। अब एंड ऑफ द ईयर रिटायरमेंट लेता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लोगों को भी फेस नहीं करना होता है। बट बिफोर एंड ऑफ द ईयर आई मीन ड्यूरिंग द ईयर कोई रिटायरमेंट लेता है तो उस केस में कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है। ठीक है, तो एंड ऑफ द ईयर से पहले कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है उसे क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज ड्यूरिंग द ईयर, डेथ ऑब्लिक रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर। अब देखिए, ये तो मैंने आपको ऑरली वे से बताया है। प्रैक्टिकली देखिए, 1 अप्रैल 19 को अपना ईयर स्टार्ट होता है जो 31 मार्च 2020 को एंड होगा। अब इस दिन कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो अभी तक जो जिस कंसेप्ट को हम स्टडी कर रहे थे वही हमें कंटिन्यूअसली फॉलो करना। बट इस डेट से पहले, इसके तो बाद और इससे पहले पार्टनर रिटायरमेंट होता है तो हमारे सामने कुछ एडिशनल पॉइंट्स सामने आते हैं। जैसे वो 30 जून को रिटायरमेंट ले लें, दिसंबर को ले लें, 1 जनवरी को ले लें, कभी भी ले, बट इन 2 डेट के बाद। इस डेट को ले रहे हैं, इस डेट को ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्टिंग ऑफ द ईयर ले रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, एंड ऑफ द ईयर ले रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम फेस कब करनी होगी, प्रॉब्लम क्रिएट कब होगी? जब वो बिफोर एंड ऑफ द ईयर आई मीन ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर बिजनेस को छोड़ के जाता है, चाहे उसकी डेथ हो या उसका रिटायरमेंट हो। तो देखिए करना क्या होगा इस केस में, करना क्या होगा? तो इस केस में क्या है, जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है उसको उतने ही टाइम का जो भी उसका अमाउंट बनता है, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ठीक है, ये उतने ही टाइम को उसको पे करेंगे जितने टाइम वो बिजनेस में रहा। सपोज 4 मंथ ही बिजनेस में रहा, देन उसने रिटायरमेंट ले लिया तो हम उसको 4 मंथ का ही देंगे, एनुअली नहीं देंगे, ईयरली नहीं देंगे। ईयर थोड़ा हाई, ईयर शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे तो क्या उसको ईयर के प्रॉफिट में से शेयर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सपोज वो 6 मंथ रहा है
तो हम 6 मंथ का प्रॉफिट कैलकुलेट करके उसमें से जितना भी शेयर उसका होता है एक्चुअली वो उसको हम पे करेंगे। ठीक है, तो क्या इस हेडिंग का मीन आपके समझ में आ गया है? इस हेडिंग का मतलब आपकी समझ में आ गया है? ड्यूरिंग द ईयर का मीन यहाँ पे क्या है? फास्ट रिप्लाई कीजिए, ड्यूरिंग द ईयर का मीन क्या है? यहाँ पे सबके समझ में आ गया है? ओके, तो देखिए अब इसमें क्या होता है, जैसे कि सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कंक्लूजन बेसिस पे कहूँ, समरी बेसिस पे मैं कहूँ तो रेवेन्यू नेचर कि जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो टाइम वाइज होंगे। कैसे होंगे? टाइम वाइज। टाइम वाइज का मीन क्या होगा? जितने टाइम के लिए वो फॉर्म में था उतने ही टाइम को उसको सैलरी, उतने टाइम में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम उसको देंगे। इज दिस क्लियर? और इसमें एक मेन चीज क्या है वो आप ध्यान देना कि यहाँ पर एक अमाउंट हम उसको देंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो इस शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे? इस शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, किस तरह से उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि जनरली क्या होता है, किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट एंड ऑफ द ईयर ही कैलकुलेट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम बनाते हैं वो वर्ष के अंत में एंड ऑफ द ईयर ही बनाते हैं। एंड ऑफ द ईयर जाता तो प्रॉब्लम नहीं होती कि हमने प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, बट ये तो पहले चला गया और अभी तक हमने क्या प्रिपेयर नहीं किया, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर नहीं किया, इसलिए हमें पता भी नहीं है कि कितना प्रॉफिट बिजनेस ने अर्न किया है, हमें नहीं पता। तो किस तरह से इसका हम कैलकुलेशन करेंगे? तो इस बेसिस पे आप हम सबसे पहले यही स्टार्ट कर रहे हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट। ड्यूरिंग द ईयर कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है या उसकी डेथ होती है, तो ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है किस तरह से हम लोग, कितने मेथड से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। 2016 का एजुकेशन था कि कितने तरीके से ड्यूरिंग केस में, कितने मेथड से ड्यूरिंग के केस में हम लोग शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देयर आर टू मेथड। फर्स्ट इज basis of time and then basis of cells। कितने होते हैं? देयर आर टू। जब भी कोई पार्टनर ईयर एंड होने से पहले रिटायरमेंट लेता है या उसकी डेथ हो जाती है, टाइम ड्यूरिंग द ईयर वो चला जाता है, उस केस में उसका जो प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे उसको कैलकुलेट करने के लिए कितने मेथड है? टू मेथड। देयर आर टू मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। एक अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का प्रॉफिट किस तरह से ड्यूरिंग द ईयर के केस में हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो हम यहाँ समझ रहे हैं। तो कितने मेथड है? फर्स्ट इज बेसिस ऑफ टाइम और सेकंड क्या है? बेसिस ऑफ सेल्स। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। एक पार्टनर जब ड्यूरिंग द ईयर रिटायरमेंट लेता है तो कितने तरीके से? दो तरीके से, याद रखना। हिंदी में कहीं समय के आधार पर और विक्रय के आधार पर। अब याद रखना, अब आप कहोगे सर क्वेश्चन में कौन सा करना है, ये करना है कि ये करना है? क्लियर? तो देखिए ये मेथड हम ओनली उसी केस में यूज कर सकते हैं जब क्वेश्चन में क्लियरली हमें इन्फॉर्म किया गया है कि आपको ये मेथड यूज करना है। ठीक है, वी कैन से इन अदर वर्ड्स हमें सेल्स गिवन है, हमें क्या गिवन है? हमें सेल्स गिवन है तो ही हम ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। सेल्स तो गिवन है ही नहीं तो हम लोग ये मेथड अप्लाई भी नहीं कर सकते। और
और जब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो ऑलवेज ये मेथड अप्लाई करें। क्लियर? जब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट कौन से मेथड से हमें कैलकुलेट करना है, तो ऑलवेज हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना होगा? हमें अप्लाई करना होगा बेसिस ऑफ टाइम। इज दिस क्लियर? क्या ये बात आपके समझ में आ गई कि विदाउट इंफॉर्मेशन कौन सा मेथड हमें अप्लाई करना होगा? कौन सा करना होगा बताइए? कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो किस मेथड को हम लोग अप्लाई करेंगे? ऑलवेज टाइम मेथड। और जब इंफॉर्मेशन ही गिवन है तो फिर अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन हमें किसी को सॉल्व करना है। अब इसमें क्या होता है, किस तरह से हम लोग शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालते हैं? उसका फॉर्मूला देखिए, हम कैलकुलेट कर रहे हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट। दोनों ही केस में मैं आपको बता रहा हूं इस तरह से शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना। फॉर्मूला देखिए, सबसे पहले एनुअल प्रॉफिट। सबसे पहले मैं किसके लिए होगी? एनुअल प्रॉफिट की। ठीक है, इसके बाद टाइम अपॉन 12 और इसके बाद शेयर ऑफ रिटायरमेंट पार्टनर। आई रिपीट, फिर से मैं बोल रहा हूं, एनुअल प्रॉफिट इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? टाइम अपॉन 4। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है? शेयर ऑफ प्रॉफिट करना है किसका? रिटायरिंग पार्टनर। कैसे समझिए? सपोज एनुअल प्रॉफिट हमें गिवन होता 150 या गिवन होता, या कोई बेस दिया जाएगा, या कोई हमें बेस दिया जाएगा क्वेश्चन के अंदर, हमें वो पुट करना है। बट ये तो एनुअल है ना, और एनुअल प्रॉफिट में से तो हम उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट दे नहीं सकते। एनुअल प्रॉफिट में से हम उसको प्रॉफिट दे नहीं सकते। कंप्लीट ईयर तक वो बिजनेस में पार्टनर था ही नहीं, तो पहले हम उतने टाइम में उसको कन्वर्ट करेंगे जितने टाइम वो बिजनेस में था। कितने टाइम के लिए? जितने टाइम वो बिजनेस में था उतने ही टाइम में उसको कन्वर्ट करेंगे। 3 मंथ का है तो 3/12 हो जाएगा, 8 मंथ का है तो 8/12 हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज वो 8 मंथ के बिजनेस में रहा था, फिर वो रिटायरमेंट करके चला गया, तो यहाँ 8/12 करेंगे और 8 मंथ का जिसे हमने कर दिया 8/12। अब 8 मंथ का प्रॉफिट आया तो वो केवल रिटायरिंग पार्टनर का नहीं है, वो केवल रिटायरिंग पार्टनर का नहीं है, फर्म का है, आई मीन ऑल पार्टनर का है। तो ऑल पार्टनर का उसको हमें देंगे, उसको नहीं, हम ओनली उसी का शेयर उसको देंगे। इसलिए सपोज रेशियो का 3:1 और सी 3:1 होता है, सी आपका रिटायरिंग पार्टनर का, और फिर इस 8 मंथ के प्रॉफिट में उसको कितना देते हैं? 1/6 देते हैं। तो क्या आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया है? क्या ये फॉर्मूला आपको प्रॉपर वे में समझ में आ गया है? नहीं समझ में आ गया आपके? अभिषेक रिप्लाई फास्ट कीजिए, क्या आपके समझ में आ गया है? सबसे पहले क्या लेना आपको? एनुअल प्रॉफिट या बेस, जो भी आपको गिवन है वो लेना है, फिर टाइम यूज करना है, और टाइम के बाद हमें शेयर ऑफ प्रॉफिट यूज करना है किसका? रिटायरिंग पार्टनर। ये हुआ अपना फर्स्ट मेथड। अब सेल्स बेसिस पे करें तो क्या करें, किस तरह से करें? 2 तरीके हैं, कितने हैं इसमें? टू मेथड्स हैं, दोनों मेथड करेक्ट है। एक अपना टाइम सेव करता है, एक ज्यादा स्पेंड होता है। मैं आपको दोनों बताऊंगा और हम प्रैक्टिस करेंगे तब ये सिचुएशन आएंगे। तो देखिए फर्स्ट क्या है, वो हमें लेकर लिखेंगे एनुअल प्रॉफिट अपॉन एनुअल प्रॉफिट अपॉन एनुअल सेल्स। हमने क्या किया? एनुअल प्रॉफिट अपॉन एनुअल सेल्स हमने यूज किया। ठीक है, यानी ये जो प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट है एनुअल है ना, इस प्रॉफिट को
अर्न करने के लिए हमने सेल्स कितनी की, इतनी सेल्स में इतना प्रॉफिट है, तो यहाँ पे किसी ने क्या नहीं होगा, मैंने कहा सेल्स नहीं होगी, बट सेल्स एनुअल तो जो होगी होगी, और कौन से सेल्स के में होगी, ध्यान से सुनना। ईयर के स्टार्ट होने से लेकर जिस दिन पार्टनर रिटायरमेंट लेता है उस दिन तक आपको सेल्स गिवन होगी। जिस दिन ईयर स्टार्ट होता है उस दिन से लेकर जिस दिन वो फर्म से रिटायर हो रहा है वहां तक की सेल्स गिवन होगी, और हमें उसी सेल्स के ऊपर प्रॉफिट चाहिए। एनुअल सेल्स का मतलब नहीं है, लेकिन प्रॉफिट आपको एनुअल सेल्स का दिया जाएगा, तो इस प्रॉफिट को हम कन्वर्ट करेंगे उतने महीने की सेल्स के बेस पर जितने महीने वो पार्टनर फर्म में रहा था। तो हम क्या करेंगे, इनको लिखेंगे सेल्स अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट। हम क्या करेंगे, सेल्स अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट हम यूज करेंगे, क्या करेंगे, सेल्स अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है। अब एनुअल सेल्स की एनुअल प्रॉफिट था, वो एनुअल सेल्स के ऊपर था, यानी कितनी सेल्स पे कितना प्रॉफिट है, कितनी सेल्स पे कितना होगा। अब प्रॉफिट आ गया, कितने टाइम की सेल्स का गया, कितने टाइम वो रहा था, उतने टाइम की सेल्स पे आ गया। अब बताओ क्या वो प्रॉफिट उस अकेले पार्टनर का है या फर्म का है, आप ये बताइए। यहाँ जो प्रॉफिट कन्वर्ट करेंगे वो ओनली रिटायरिंग पार्टनर का प्रॉफिट होगा या फर्म का प्रॉफिट होगा, ये बताइए। किसका प्रॉफिट होगा, रिटायरिंग पार्टनर का होगा या फर्म का होगा? हाँ एब्सोल्युटली फर्म का होगा। किसका होगा, फर्म का। तो फिर इंक्लूडिंग क्या लिखेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। इस तरह से ये आपका फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। अभी तो मैंने आपको रफली बताया था, उसको हम फिर किस तरह से यूज करेंगे तो कंसेप्ट को आपको फिर से लिख देता हूं। ये तो समझाया कुछ आपसे बताया था, मैंने नोट्स आपको कैसे लिखना है वो देख लीजिए। आप इसको देखिए, पहले क्या करना है बताइए, क्या करना है सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मूला क्या होगा अभी बताया था मैंने आपको। सबसे पहले क्या यूज करेंगे, एनुअल प्रॉफिट इनटू एनुअल प्रॉफिट इनटू टाइम अपॉन 12 इनटू शेयर ऑफ प्रॉफिट। इज दिस क्लियर? और इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले एनुअल सेल्स अपॉन एनुअल प्रॉफिट अपॉन एनुअल सेल्स इनटू सेल्स अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट इनटू शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्लियर? क्या आपकी ये बात समझ में आ गई है? शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्या ये आपके पास समझ में आ गई है सभी के? तो देखिए आगे करना क्या है, इसका तो एग्जांपल देखिए मैंने समझा दिया था, इसके बाद कैसे। देखिए सपोज, ध्यान देना, सपोज क्वेश्चन के अंदर जो हमें प्रॉफिट गिवन है वो है 120 रुपीस। ये हमारे पास क्या है, एनुअल प्रॉफिट है। एनुअल प्रॉफिट कितना वर्क करेंगे, और ये जो प्रॉफिट हमने अर्न किया कितनी सेल्स पे किया, इतनी एनुअल सेल्स कितनी मान लेते हैं, 6 लाख मान लेते हैं। जो 6
लेट की जो एनुअल सेल्स वैल्यू है उस पे हमने कितना अर्न किया, और सपोज कि जो पार्टनर जा रहा है वो 31 सितंबर को फर्म से रिटायरमेंट ले रहा है। कब से ले रहा है? 31 सितंबर को रिटायरमेंट ले रहा है, अगस्त 31 अगस्त को रिटायरमेंट ले रहा है, और अगस्त तक ये क्या है, सेल्स अप टू 31 अगस्त। और इस अगस्त तक हम बात करें सेल्स की, तो जैसे मैं कहूँ कि अगस्त तक सेल्स कितनी है, 3 लाख रुपीस है। तो आप मुझे बताइए उसको 6 लाख की सेल्स के प्रॉफिट में से शेयर दिया जाएगा, 3 लाख की सेल्स का प्रॉफिट उसको दिया जाएगा, किस सेल्स पर प्रॉफिट दिया जाएगा, 3 लाख या 6 लाख? क्या 6 लाख के सेल्स पर उसको दूसरे को प्रॉफिट दिया जाएगा, या 3 लाख के सेल्स अमाउंट पर हम उसको प्रॉफिट देंगे? बताइए। उसी की बात है, वो 6 लाख तक है नहीं, जिस दिन वो रहा उस दिन तक सेल्स की 3 लाख थी, जिस दिन वो रहा उस दिन तक सेल्स की 3 लाख, और 3 लाख का प्रॉफिट कर दिया। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखिए एनुअल प्रॉफिट कितना है, 120, और 120 के लिए सेल्स कितनी थी, 6 लाख। तो हम कह सकते हैं कि 6 लाख के प्रॉफिट के लिए 6 लाख के सेल्स पर 6 लाख के सेल्स पर हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया, 120। इसी 120 का जो प्रॉफिट है वो 6 लाख की सेल्स पे है, तो फिर 3 लाख की सेल्स पर कितना प्रॉफिट होगा? तो जो प्रॉफिट होगा उसमें से वही मान लेते हैं कि 3 2 1 1/6 हो जाएगा। क्या आपकी ये बात समझ में आ गई है? पहले एनुअल प्रॉफिट आ जाएगा, जिस सेल्स आ जाएगी, यहाँ पे सेल्स कब तक क्या है, अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट, यहाँ पे सेल ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा। क्या समझ में आ गया सबकी? आई होप सबके समझ में आ गया। अब मैंने कहा था देयर आर टू टाइप्स से हम इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। एक तो मैंने लिखा डायरेक्ट बेसिस। अभी जो आपके सामने मैंने फॉर्मूला लिखा है वो तो कौन सा लिखा है, डायरेक्ट बेसिस पे। किस बेसिस पे? यह डायरेक्ट बेसिस पे। यहाँ मैं ब्रैकेट में मेंशन कर देता हूँ, डायरेक्ट बेसिस पे। एक और क्या है, रेट ऑफ प्रॉफिट बेसिस, रेट ऑफ प्रॉफिट बेसिस। तो इसमें सेकंड में क्या करना होगा, इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। सेकंड में हमें पहले रेट ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करनी चाहिए, देन हम अपना क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो रेट ऑफ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हम पहले फॉर्मूला यूज करते हैं, रेट ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। यहाँ पे नेट सेल्स और नेट प्रॉफिट का मीन्स है एनुअल प्रॉफिट कितना अर्न किया है, एनुअल सेल्स आपकी कितनी है, दोनों लेनी है। प्रॉफिट भी एनुअल होगा, सेल्स भी एनुअल होगी, और परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन मैंने बताया उसको कोडिंग करें, इसको कोडिंग करें तो देखिए कैलकुलेट कैसे करना है। आपको ऊपर का इरेज करके यहाँ बता रहा हूँ कैसे करेंगे। तो रेट ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, तो एनुअल जो अपना प्रॉफिट है वो कितना है, हमारे 20,000। ठीक है, और एनुअल सेल्स कितनी है, 6 लाख। 6 लाख पे हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया, कितना परसेंट अर्न किया, 20% हमने प्रॉफिट अर्न किया। इट मींस बिजनेस किस रेट से प्रॉफिट अर्न करता है, 20% की रेट से प्रॉफिट अर्न करता है। अब देखिए सेल्स कितनी हुई, हम कैलकुलेट करें सेल ऑफ प्रॉफिट। तो जिस दिन पार्टनर रिटायरमेंट दे रहा है, सी रिटायरमेंट दे रहा है, उस दिन हमारी सेल्स कितनी है, 3 लाख। जैसा फॉर्मूला में बताऊंगा, पहले उसकी 3 लाख सेल्स है, प्रॉफिट रेट कितनी थी, 20%, और उसका सेल कितना है, 1/6। तो इसमें क्या है, रेट ऑफ प्रॉफिट निकालो, फिर जो हमें सेल्स अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट गिवन है उसमें आप उस रेट से प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो,
उसका शेयर निकालना। इसमें क्या होगा, पहले हम रेट कैलकुलेट करके रेट की बात करेंगे। देखिए यहाँ पर सेल्स अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्या आपके पास समझ आ रही है? दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा। क्या आपके दोनों मेथड समझ में आ गए? डायरेक्ट मेथड कुछ नहीं करना, रेट नहीं निकालना। डायरेक्ट मेथड में रेट नहीं निकालना, डायरेक्ट कितना हो जाएगा। बट रेट ऑफ प्रॉफिट बेसिस पे करेंगे तो पहले मैं रेट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसके बाद सब प्रॉफिट करना। क्या आपकी समझ में आ गया? जल्दी से बताइए। मेरा समझ में आ गया आपकी? उनको भी नोट करना और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे और इसकी प्रैक्टिस के लिए कोई एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए आपका किस तरह से हम सब कैलकुलेट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कौन सा एग्जांपल है। हम जेएलपी का टॉपिक पढ़ रहे थे, ठीक है। तो 25 तक एग्जांपल आई थिंक हमने डिस्कस किए थे। मेरी बुक में 120 पेज, इंग्लिश मीडियम की जो बुक है उसमें पेज नंबर 120 है। हिंदी मीडियम मेरे पास नहीं है इसलिए मुझे पता नहीं है। एग्जांपल नंबर मैं आपको बता देता हूँ कौन सा एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 27। एग्जांपल नंबर 27 जल्दी से निकाल लीजिए आप। एग्जांपल नंबर 27 जल्दी से निकाल लीजिए। क्या आपको आपने एग्जांपल नंबर 27 आपको मिल गया है? क्या एग्जांपल नंबर 27 आपको मिल गया है? जल्दी से बताइए ताकि मैं इसको स्टार्ट कर सकूं। एग्जांपल 27 मिल गया सबको? अभिषेक मेरा ओके। तो देखिए इसमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, मैं आपको क्वेश्चन रीड करके बताता हूँ। ए बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ए डाइड, हु इज दैट पार्टनर? ए। अब इसकी डेट कब हुई है बताइए? डेट कब हुई है? 30/2016। तो इस दिन तो कोई एंड होता ही नहीं। इसका मतलब ये है कि एंड होने से पहले ही पार्टनर ने रिटायरमेंट ले लिया है। कितने मंथ फर्म में पार्टनर रहा बताइए? फर्म में पार्टनर कितने मंथ के लिए रहा? फास्टली कैलकुलेट करके बताइए कितने मंथ के लिए पार्टनर फर्म में रहा इन दिस पर्टिकुलर ईयर। हमें कैलकुलेट करना होगा अप्रैल से लेकर इस दिन तक। अप्रैल से लेकर इस दिन तक हमें कैलकुलेट करना है। तो आप कैलकुलेट करके बताइए जल्दी से। और पहले मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5 मंथ के लिए पार्टनर फर्म में रहा था। तो आगे बढ़ते क्वेश्चन को। द सेल्स एंड प्रॉफिट for the year ended 31st March 2016 were 2,48,000। आपको जो सेल्स गिवन है वो है 2 लाख और जो प्रॉफिट गिवन है वो कितना गिवन है? 48,000 गिवन है। कितना गिवन है? 48,000। अब ये जो आपके पास सेल्स है और प्रॉफिट है ये कौन सा है? ये एनुअल। 31st March 2016 को लास्ट ईयर के एंड में कितना प्रॉफिट हुआ था? इतनी सेल्स हुई। ठीक है,
फाइंड द सेल ऑफ एज प्रॉफिट। और कितने बेसिस होते हैं? मैंने कहा दो। फर्स्ट का लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और सेकंड का ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर सेल्स का ही एक अदर नेम है, याद रखना। टर्नओवर किसका अदर नेम है? सेल्स का। फिर बेसिस कौन सा हुआ? सेल्स बेसिस है। दोनों बेसिस पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हम दोनों ही मेथड से इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, किस तरह से सोल्व करेंगे देखिए। एंट्री की बात भी आपको मैंने एक्सप्लेन नहीं की है। इसकी एंट्री किस तरह से होती है मैंने भी आपको नहीं बताया है। पहले मैं ये बताऊंगा इसका अमाउंट कैलकुलेट कैसे होता है। एंट्री की बात करेंगे, इस अमाउंट को एंट्री में किस तरह से करते हैं, किस तरह से जर्नलाइज करते हैं, उसके बाद भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको करते हैं टाइम बेसिस पे। किस बेसिस पे करते हैं? टाइम बेसिस पे। तो टाइम बेसिस पे मैंने क्या फॉर्मूला बताया था? मैंने यूज कर रहा हूं टाइम बेसिस। फॉर्मूला क्या था? एनुअल प्रॉफिट अपॉन इनटू टाइम अपॉन 12 इनटू शेयर ऑफ। ये था टाइम मेथड का फॉर्मूला। वैल्यू पुट करते हैं। एनुअल प्रॉफिट कितना है? 48,000। 5 मंथ का हमें कैलकुलेट करना होगा। और यहाँ पर एक का शेयर कितना है? एक का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? 3 to 1। एक का कितना होगा? 3/6। देखिए 48,000 ईयरली प्रॉफिट था, पहले में से कन्वर्ट किया 5 मंथ और 5 मंथ में से उसका शेयर कितना? 3/6। तो ये तो हुआ आपका टाइम मेथड के अकॉर्डिंग आंसर। आंसर टाइम मेथड के अकॉर्डिंग कितना है? टाइम मेथड के अकॉर्डिंग आंसर निकालेंगे कितना है? आई थिंक 10,000। कितना आएगा? 10,000। कैसे? मैंने कहा था आपको ऐसे एग्जाम में नहीं कट करना है, तो यहाँ बताता हूँ। 2 टाइम चला गया, ठीक है, और इससे कितना चला गया? ठीक है, और फिर 2 से ये भी चला गया, तो यहाँ क्या रहा? 2000 इंटू 5, 10,000। एग्जाम में ये आपको कुछ नहीं करना, आपको तो डायरेक्टली आंसर बताना है। आपको डायरेक्टली आंसर बताना है एग्जाम में, और इसके लिए ये काम तो काटने वाला प्रश्न में कर सकते हो। यहाँ पर सीधे आपको आंसर देना। तो क्या ये फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग आपके समझ में आ गया? क्या आपके फर्स्ट मेथड समझ में आ गया है? रिप्लाई करके बताइए, क्या आपके फर्स्ट मेथड समझ में आ गया है? वेरी गुड। तो अभी हमने कौन सा मेथड डिस्कस किया है? अभी हमने कौन सा मेथड डिस्कस किया है? अभी हमने टाइम बेसिस मेथड को डिस्कस किया है, जो कि इसका पहला टॉपिक था। और अब हम बात करेंगे सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड कौन सा बताइए? फर्स्ट मेथड टाइम बेसिस था, तो सेकंड मेथड कौन सा है? प्लीज टेल मी द नेम ऑफ सेकंड मेथड। Sales. What is the another name of sales method? What is the another name of sales method? I told you recently. Turnover, absolutely. और इसको हम टर्नओवर मेथड में कितने टाइप से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं? 2 टाइप से। 2 टाइप से, ठीक है। अभी टाइम एक्चुअली कंप्लीट हो गया। सेल्स आप ट्राई करना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, 150 पे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। 150 पे आपको क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। मेथड को आप ढंग से पढ़ना, नोट्स अपनी कॉपी में नोट करना। इज दिस क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच।